अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक के फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो पहला फंक्शन और ऑब्जेक्टिव है रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। हमें पता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसका बहुत नुकसान हुआ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए और डेवलप करने के लिए लॉन्ग टर्म लोन देना वर्ल्ड बैंक का काम था, लॉन्ग टर्म लोन देना। और इसके लिए 1947 में मेजर रिकंस्ट्रक्शन लोन दिया गया कौन सी कंट्रीज को? फ्रांस, डेनमार्क, नीदरलैंड, लक्समबर्ग को, ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके, रिकंस्ट्रक्ट कर सके। अफ्रीका में स्कूल्स बनाने के लिए फाइनेंस किया गया। और इंडिया में रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट बनाने के लिए, रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट का मतलब है कि छतों के ऊपर सोलर पैनल्स लगा दिए जाएं। जैसे यहाँ पे बोला, स्कूल्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और हॉस्पिटल की छतों के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए गए ताकि इनसे एनर्जी क्रिएट की जा सके। और उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने $625 मिलियन का लोन दिया। और इसके साथ विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए भी लॉन्ग टर्म लोन दिए गए, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो फाइनेंशियल हेल्प के साथ दूसरा ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड बैंक का टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करना। सबसे पहले इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल पॉलिसीज बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए और इम्प्लीमेंट यानी लागू करने के लिए उन्हें एडवाइस करना मेंबर कंट्रीज को। दूसरा, एक इन डेप्थ स्टडी करके रखना, यानी कि डाटा मेंटेन करके रखना। अच्छा खासा डाटा होता है वर्ल्ड बैंक के पास और उसके हिसाब से, उसके बेसिस पे एक कंट्री स्पेसिफिक रिपोर्ट बनाता है वर्ल्ड बैंक। यानी कि जो भी किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में क्या सिचुएशन है, क्या उनमें चैलेंजेस हैं और क्या उनमें अपॉर्चुनिटीज हैं, इन सब के बारे में लिखा जाता है इस रिपोर्ट में। दूसरा है सेक्टर स्टडीज, यानी कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे कि मान लेते हैं हेल्थ सेक्टर जो है ये कहाँ तक ग्रो किया, इसमें क्या क्या चीजें करने वाली हैं। एजुकेशन सेक्टर का क्या हिसाब है, कहाँ तक चल रहा है, क्या चीजें चेंज करनी चाहिए। और मेडिकल सेक्टर, इस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर, तो इस तरह से एक रिपोर्ट बनाई जाती थी सेक्टर बेसिस पे। नेक्स्ट है एक्सपर्ट पैनल्स। वर्ल्ड बैंक के साथ जो भी मेंबर कंट्रीज जुड़ी होती हैं उनके जो इकोनॉमिस्ट या फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो भी वर्ल्ड बैंक के साथ जुड़े होते हैं। तो एक अच्छा खासा एक्सपर्ट पैनल होता है वर्ल्ड बैंक के पास, यानी कि वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट इसके साथ जुड़े होते हैं जो पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाने में हेल्प करते हैं दूसरी कंट्रीज की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है कि इथोपिया जो एक कंट्री है, वहां पर टेक्निकल गाइडेंस के जरिए उन्हें के जो स्कूल मॉडल्स थे उन्हें बेहतर किया गया, स्कूल मॉडल्स को बेहतर किया गया और टीचर ट्रेनिंग सिस्टम भी इस्टेब्लिश किया गया वहां पर। तो ये सब हुआ टेक्निकल गाइडेंस के जरिए। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव है प्रमोशन ऑफ एफडीआई, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी एक कंट्री दूसरी कंट्री में अपने कैपिटल को इन्वेस्ट कर सके, पैसा इन्वेस्ट कर सके। तो क्या हुआ, जब 1930 में डिप्रेशन आया और फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, तो सभी कंट्रीज ने क्या किया, डर के मारे एक इंट्रोवर्ट पॉलिसीज को अडॉप्ट कर ली। जैसे इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करना, अपने आप में मस्त रहना। इस तरीके से इंट्रोवर्ट पॉलिसीज का मतलब है कि किसी कंट्री के साथ ज्यादा रिलेशन नहीं रखना, कोई ट्रेड ना करना, सिर्फ अपनी कंट्री के हिसाब से मैनेज करना। और इसके लिए क्या किया गया, इंपोर्ट्स के ऊपर हैवी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, इंपोर्ट्स के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगा दिए गए। लेकिन ये लंबे समय तक चलने वाला नहीं था, ये लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटी इसकी नहीं थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी कंट्री में कोई चीज ज्यादा, सपोज पेट्रोल ज्यादा लेकिन खाना कम, और दूसरी कंट्री में खाना ज्यादा और पेट्रोल कम। तो सभी इकोनॉमीज ने इस चीज को महसूस कर लिया था कि देयर इज अ नीड ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन, यानी कि आपसी सहयोग से ही चला जा सकता है। और जो फ्लो ऑफ कैपिटल है वो होना चाहिए, पैसा जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव होना चाहिए, इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। और यही वर्ल्ड बैंक का फंक्शन बन गया। और इसी के रहते सरप्लस कंट्री जो है वो डेफिसिट कंट्री में इन्वेस्ट करती है अपना पैसा, ताकि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी इकट्ठी ग्रो कर सके। तो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज की कॉस्ट पे ना हो। ऐसा ना हो कि इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही है लेकिन वहीं कहीं ना कहीं जो एनवायरनमेंट है उसे नुकसान हो रहा है। तो दूसरा, पहले तो कोई भी प्रोजेक्ट, उसी प्रोजेक्ट को ही फाइनेंस करना जिसकी वजह से किसी भी तरह का एनवायरमेंटल डैमेज ना हो, एनवायरमेंट को नुकसान ना हो। और हर एक प्रोजेक्ट को मॉनिटर करते रहना जब वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि
उसकी वजह से कहीं एनवायरनमेंट को नुकसान तो नहीं हो रहा। नेक्स्ट है फंडिंग ग्रीन प्रोजेक्ट्स। जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं यानी कि जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छे प्रोजेक्ट हैं उन्हें फाइनेंस करना, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को फाइनेंस करना, रिफोरेस्टेशन यानी जगह पेड़ लगाना, रीन्यूएबल एनर्जी जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ऐसी चीजों के लिए, ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देना। जैसे हमने पढ़ा था कि इंडिया में वर्ल्ड बैंक ने रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट को $625 मिलियन का लोन दिया था, $625 मिलियन का, ताकि एक तो सोलर एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके और दूसरा जो कोल है, जो कोयला है, उसे कम जलाया जाए, उसके ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाए, क्योंकि कोयला जलाने से जो पोल्यूशन था वो भी बढ़ रहा था। तो फिफ्थ है प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। तो सबसे पहले ट्रेड एडवाइस देता था वर्ल्ड बैंक, व्यापार से संबंधित सलाह देता। नेक्स्ट एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजीज बनाने में हेल्प करता, और सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रेड के लिए जरूरी है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर होना, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, लॉन्ग टर्म लोन देना। ठीक है, उसके लिए अच्छे ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स बनाने चाहिए। ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स का मतलब कि एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे कि सड़कें होनी चाहिए, हाईवेज होने चाहिए, एयरपोर्ट, अगर वाटरवेज है, समुद्री रास्ते से अगर एक जगह से दूसरी जगह आपको सामान पहुंचाना है तो उसके लिए वाटरवेज, पोर्ट्स होंगे, पाइपलाइंस, गैस के लिए अगर गैस को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजना है तो उसके लिए आपके पास पाइपलाइंस होनी चाहिए। एग्जांपल इसकी ये है कि वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया था युगांडा और कीनिया के ट्रेड डेवलप करने के लिए, ताकि युगांडा और कीनिया का ट्रेड डेवलप हो सके, उसके लिए उन्होंने वहां भी ट्रेड रूट बनाने में हेल्प की, बनाने के लिए फाइनेंस किया। तो सिक्स है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है वो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री से रिलेटेड नहीं है। हाँ, इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो वॉशिंगटन में है, यूएस में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो यूएस के लिए काम करता है, बल्कि वर्ल्ड बैंक जो है वो स्कूल की तरह है, जहाँ पर सारी मेंबर कंट्रीज क्या करती हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, और उस स्कूल में से जो कंट्री नीडी कंट्री है, यानी कि जिस कंट्री को जरूरत है, उस स्कूल में से उसे लोन दिया जाता है। ठीक, तो ये है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है सेवंथ सुपरविजन, यानी कि सभी प्रोजेक्ट को मॉनिटर करता है वर्ल्ड बैंक कि जिस प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया गया क्या पैसा वही यूज हो रहा है, क्या सही ढंग से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सड़क बनाने का लोन प्रोजेक्ट है और उसके लिए लोन दिया वर्ल्ड बैंक ने, तो वहां पर वर्ल्ड बैंक अपने इंजीनियर सेंड कर सकती है, भेज सकती है, ताकि वो चीजों की क्वालिटी को देखें और कंस्ट्रक्शन की सेफ्टी को देखें, क्या सही ढंग से सेफ्टी है कंस्ट्रक्शन की, क्या चीजें जो है वो अच्छी क्वालिटी की हैं, और अगर उन्हें कहीं पर मिसयूज लगे या घपला लगे तो वहां पर फंडिंग को रोका जा सकता है, यानी वर्ल्ड बैंक से आने वाले जो पैसे हैं उन्हें रोका जाएगा। तो एथ है ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल। तो वर्ल्ड बैंक ने 1955 में ईडीआई इस्टेब्लिश किया, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, और इस इंस्टीट्यूट का काम क्या था, ट्रेनिंग देना, किसे, मेंबर कंट्रीज के जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उन्हें ट्रेनिंग देता, ताकि जो वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज हैं और स्ट्रेटेजीज हैं उन्हें इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सके। वर्कशॉप्स और सेमिनार्स लगाए जाते। 1987 में 1000 से ज्यादा इंडियंस को ये मौका मिला कि वो ईडीआई द्वारा जो कंडक्टेड कोर्सेज थे उनमें पार्टिसिपेट करें। तो नाइन्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है डेवलप एंड प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस देना, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना, स्किल ट्रेनिंग देना, एनकरेज मार्केट असेस, यानी कि जो स्मॉल बिजनेस हाउसेस हैं उन्हें अपनी लोकल मार्केट से भी फाइनेंस यानी लोन मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, अफ्रीका में विमेन लेड जो स्मॉल बिजनेस थे, यानी औरतों द्वारा जो स्मॉल बिजनेस हाउसेस शुरू किए गए थे, तो वर्ल्ड बैंक ने ऐसे बिजनेस हाउसेस की हेल्प की थी, फाइनेंस तो दिया ही था और साथ ही साथ उन्हें ट्रेनिंग भी दी थी। तो ये थे वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस। आई होप द वीडियो इज हेल्पफुल टू you. If it is, kindly like the video and subscribe the channel, and if you have any doubt or any query regarding the topic, then please write down in the comment section. I would love to address. Thank you for watching.